नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। जो कहा जा रहा है वो ठीक नहीं, जिस रूप में सियासत बुनी जा रही है वह भी ठीक नहीं, और इन सब के बीच अब कार्रवाई धीरे धीरे होने लगी है, लेकिन खामोशी भी ठीक नहीं। दस्तक में बात इन्हीं स्थितियों में होगी, लेकिन बिहार में 3 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। यहां खूब कहा जा रहा है, वहां कुछ नहीं कहा जा रहा है। इस यहां वहां के बीच में आइए जरा दस्तक देकर कोशिश की जाए कि क्या कोई वाकई कहेगा। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि देश भर में जिस तरीके से सियासी गर्माहट बीफ को लेकर खड़ी हो गई, जिस तरीके से लकीरें खींचे जाने लगी, उसमें प्रधानमंत्री की खामोशी का मतलब क्या है। कोई फिक्रमंद है तो कोई खामोश। प्रधानमंत्री मोदी मौन है। राजनाथ सिंह सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे इस दिशा में बयान दे रहे हैं। अरुण जेटली देश की छवि बिगड़ी है इस दिशा में चिंतित है। लेकिन पहली बार लग ऐसा रहा है कि समाज एक तरफ पाषाण काल में तो सियासत अंधी गली में। ये दोनों सवाल इसलिए जाग रहे हैं क्योंकि पहली बार देश की राजधानी से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर जो भीड़ हत्या पर उतारू थी, उसे कानून का डर नहीं। तो क्या बहस रोकने के लिए प्रधानमंत्री को खामोशी तोड़नी नहीं चाहिए, या फिर सामाजिक हालात ऐसे हो चले हैं कि जो बच गया वो उसका भाग्य, क्योंकि पेशे से लोहार अखलाक की हत्या घर में घुसकर की गई। बेटा दानिश गंभीर रूप से घायल हो गया। संयोग से वो बच गया, लेकिन वो घर में था। और अखलाक का दूसरा बेटा इसलिए बच गया क्योंकि वो गांव में नहीं रहता, वो भारतीय वायुसेना में तकनीशियन के तौर पर काम करता है। तो क्या प्रधानमंत्री को कहना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए? क्योंकि सामाजिक हालात समाज के भीतर ही अगर लकीर खींच रहे हैं तो कोई तो थामने सामने आएगा। यानी सवाल सिर्फ कानून व्यवस्था के फेल होने भर का नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं कानून को अपने हाथ में लेने का भी है। क्योंकि नेताओं की राय यही उभरी कि महज अफवाह के आधार पर किसी को पीट पीट कर मार डालना गलत है। तो कोई भी यह सवाल कर सकता है कि अगर अफवाह ना हो तो क्या भीड़ को मारने की इजाजत दी जा सकती है? यानी समाज हिंसक हो रहा है, इसे हर कोई मानने लगा है। याद कीजिए, केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने अखलाक के परिवार से मुलाकात के बाद क्या कहा, या फिर विधायक संगीत सोम ने ही क्या कहा। ये सब बातें हैं कि गलतफहमी हुई, अफवाह कहिए, गलतफहमी कहिए, हादसा कहिए। हम कहें जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी होगा उन बच्चों को, इन बच्चों ने अपने आप उन बच्चों को दिया, जाइए जांच कर लीजिए। नहीं, किसी भी तरीके से, किसी भी हिसाब से हम उत्तर प्रदेश में गोकशी नहीं होने देंगे। हाँ, अगर कोई ये कहता है कि गोकशी करने वालों की हत्या होनी चाहिए, हम इसके भी खिलाफ हैं। उनके खिलाफ ठोक के कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन गोकशी करने वालों को किसी कीमत पे बख्शा नहीं जाना चाहिए। आगे भी सिर्फ बीजेपी ही क्यों, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अखलाक के परिवार से मिलने के बाद अपनी भावनाओं का इजहार ट्वीट करके किया। एक दो नहीं, कई ट्वीट किए। और ट्वीट को पढ़िएगा तो ये साफ नजर आएगा कि दरअसल ये एक भोलेपन की राजनीति है। यानी एक ऐसी राजनीति का खुला इजहार जिसमें भावनाएं निजी तौर पर आहत होती है, और लगता ऐसा है कि समाज अगर बट रहा है तो सब कुछ सत्ता के हवाले कर दिया जाए, उसे कटघरे में खड़ा कर दिया जाए, अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाया जाए। और इन सब के बीच यूपी सरकार का नजरिया भी खुद को घटना के बाद जिस तरीके से अलग खड़ा करने पर आमदा है, वह भी अपने आप में एक मिसाल है। क्योंकि घटना के वक्त यूपी सरकार कहीं थी नहीं, और घटना के बाद सिर्फ यूपी सरकार ही है। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, जिससे खिंचती लकीर थमे, या कहें सियासी हवा जो जहर ज्यादा फैला रही है वो बंद हो जाए। प्रधानमंत्री जो हर छोटे बड़े मुद्दे पर ट्वीट करते हैं, बोलते हैं, इस मुद्दे पर नहीं बोल रहे। सीएम ने बोला भी तो सिर्फ मुआवजे का ऐलान करके चुप हो गए। लोगों की परेशानी भी यही है कि इस तरह खामोश रहेंगे तो फिर देश का और देश के इस ताने बाने का क्या होगा। कैमरामैन संजय खान के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। और देखिए, प्रधानमंत्री की खामोशी इस दौर में खामोश रहने वाले लोगों को भीतर से भी आवाज दे रही है। कुछ लोग निकल कर आए, क्या कहा उन्होंने। पीपल एक्सपेक्ट सिंस ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और स्पेशली ये जो दादरी वाला कांड है, जिसमें कि बहुत एक सीरियस मैटर हो गया है, जिसमें इनका एक मिनिस्टर भी जाके बहुत बुरी बातें करता है, एमपी करता है, तो लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि भाई आप जेन्युइनली ये सबकी करते हैं, मैं समझता हूँ। मगर मुसीबत ये है कि आजकल के पॉलिटिशियंस लो लेवल पे आ गए। बोल क्यों नहीं रहे, ये मैं तो समझता हूँ कि जैसे कोई इलेक्टोरल एडवांटेज लगता है उनको कि शायद बोलने से ये बात बिल्कुल वो को जो थोड़ा सा
हिंदू वोट, मुसलमान वोट, इस तरह की जो बात बनती है वो नहीं बनेगी। तो क्या यह मान लिया जाए कि सियासत इस देश के केंद्र में आकर खड़ी हो गई है और वही हवा अफवाह से भी कहीं ज्यादा तेज बहने लगी है? लेकिन इन सब के बीच जिक्र जिस बीफ शब्द को लेकर हुआ, वो शब्द ही जांच की स्टेटस रिपोर्ट से गायब है। यह रिपोर्ट देखिए। जिस बीफ को लेकर समूचे देश की सियासत गर्म हो चुकी है, उस बीफ का जिक्र यूपी सरकार की रिपोर्ट में है ही नहीं। और अभी तक बीफ की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी नहीं आई है। यानी जिस मांस को खाने का जिक्र अफवाह के जरिए फैला और इतना फैला कि अखलाक की हत्या हो गई, उस बारे में अभी तक कोई रिपोर्ट आई ही नहीं। तो जांच कहां से शुरू होगी? यानी सियासत कैसे अफवाह से भी कहीं ज्यादा तेजी से अपना विस्तार करती है, इसकी मिसाल है जांच को लेकर तैयार की गई स्टेटस रिपोर्ट। मिसाल इसलिए क्योंकि स्टेटस रिपोर्ट जिन सवालों पर मौन है, उन्हीं सवालों का जिक्र यूपी सरकार के मंत्री आजम खान ने खुले तौर पर किया और जवाब में बीजेपी के सांसद मंत्री तक कूद पड़े। तो क्या यह माना जाए कि जांच रिपोर्ट में जानबूझकर बीफ की जानकारी न होने का जिक्र किया गया, या फिर राजनेताओं ने ही जानबूझकर अफवाह की खूनी हवा के बाद एक दूसरी सियासत की खौफ पैदा करने वाली हवा को ही हवा दे दी? तो सियासत का हर सिरा एक दूसरे को खारिज करने पर आमादा है। बीफ, अफवाह और बांटने के खौफ को पैदा कर रहा है। लेकिन केंद्र सरकार को सौंपी गई यूपी सरकार की स्टेटस रिपोर्ट में बीफ का जिक्र तक नहीं। जो जिक्र किया गया वह यूपी सरकार ने अपनी पीठ ठोकते हुए अपनी ही कार्रवाइयों का जिक्र किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अखलाक की हत्या के बाद कैसे पुलिस प्रशासन ने काम करना शुरू किया। इसीलिए स्टेटस रिपोर्ट में मुकदमों की संख्या का जिक्र है। स्टेटस रिपोर्ट में तैनात सुरक्षा बलों की संख्या का जिक्र है। स्टेटस रिपोर्ट में पीड़ित परिवार को दिए गए मुआवजे का जिक्र है। यानी किस किस के खिलाफ कौन कौन सी धाराएं लगाई गई, कैसे घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया और कैसे बिसाड़ा गांव में शांति बनाए रखने के प्रयास किए गए, ये सब कुछ स्टेटस रिपोर्ट में जिक्र है। लेकिन अफवाह फैली कैसे? किसने प्रतिबंधित मांस को खाने की अफवाह फैलाई? भीड़ नियंत्रण क्यों नहीं हो पाई? जब अखलाक पर हमला हुआ तो पुलिस थी कहां? यानी जो सवाल पहली बार अखलाक की हत्या के बाद उठ रहे हैं, उन्हीं सवालों पर स्टेटस रिपोर्ट मौन है। और रिपोर्ट ये बताने की कोशिश कहीं ज्यादा करती है कि यूपी में पुलिस प्रशासन चौकस है। स्टेटस रिपोर्ट सवालों पर मौन है, प्रधानमंत्री इन घटनाओं पर मौन है, और इन सब के बीच देश के भीतर की जो समस्याएं हैं उस पर हर सत्ता मौन रहती है। हम क्यों कह रहे हैं इसका जिक्र? इसका जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस गांव को लेकर तमाम राजनेता चाहते हैं कि वहां पहुंच जाएं, देश के रिपोर्टर भी सोच रहे हैं वहां पहुंच जाए, ऐसी घटनाओं के मद्देनजर वहां के हालात कैसे बन जाते हैं? आइए विश्लेषण के जरिए जरा देश के हालात समझ लें। स्थिति है क्या ऐसी जगहों की? यह वो गांव है जहां साइबेरिया और यूरोप से प्रवासी पक्षी भी उड़ते हुए पहुंच जाते हैं। लेकिन इस गांव में कभी कोई मंत्री या नेता नहीं पहुंचा, और जब पहुंचा तो एक ऐसी घटना के बाद जब देश के माथे पर कलंक का टीका लग चुका था। जी, दिल्ली से सटे यूपी के नक्शे पर दादरी के बिसरा गांव की हालात बिल्कुल वैसे ही है जैसे देश के तकरीबन 3.5 लाख गांव के हैं। पीने के पानी से लेकर खेती की बंजर होती जमीन का संकट, रोजगार की तलाश में गांव से बाहर जाते लड़के, हेल्थ सर्विस और शिक्षा से दूर गांव, कच्चे पक्के मकानों की कतारों के बीच दिल्ली से करीब होने का मुनाफा सिर्फ जमीन बेचने के बाद पैसों पर जा सिमटा है। यानी जमीन बेचकर उसकी एवज में कुछ मिल जाए तो ठीक, अन्यथा सरकार की किसी योजना के तहत जमीन आ जाए तो भी कुछ मुआवजा मिल जाएगा। लेकिन इन हालातों को देखने कभी कोई इन गांव में नहीं आया, न नेता न मंत्री। लेकिन एक ऐसी हत्या हुई जिसने देश के माथे पर ही दाग लगा दिया, तो क्या नेता क्या मंत्री, कतारों में हर कोई पहुंचा। ऐसी घटनाएं आगे नहीं होनी चाहिए। अब जो हुई उसका तकलीफ है हमें सबको। तो क्या सत्ता हो या सियासत, नजरें तभी किसी गांव की तरफ जाएगी जब वहां दरिंदगी आ जाए। यानी इससे पहले कभी किसी ने नहीं सोचा कि दादरी में सिर्फ 34% साक्षरता है, यानी देश के औसत साक्षरता से भी 20% कम। यानी इसे दूर कैसे किया जाए? अभी तक लखनऊ या दिल्ली को यह क्यों नहीं लगा कि शिक्षा के हालात अगर दिल्ली से सटे दादरी और उसके गांव बेसरा में सबसे बुरे हालात में है, तो इसे सुधारा कैसे जाए? यानी देश की जो मूलभूत समस्याएं हैं उस दिशा में कभी कोई कदम
कोई बढ़ा नहीं रहा है, तो ऐसे में क्या ये दरिंदगी नहीं होगी? यूं ये सारी तस्वीरें देश के हाल की है। समस्याओं की भरमार है, आम आदमी को बुनियादी सुविधाएं कायदे से मयस्सर नहीं और जान हथेली पर लेकर निकलना मजबूरी है। देश का आलम है क्या और कोई सरकार इस दिशा में क्यों नहीं सोच पा रही? जरा सरकारी आंकड़ों के लिहाज से ही समझ लें। फिलहाल देश में प्रति व्यक्ति 1000 घन मीटर पानी उपलब्ध है। आजादी के वक्त जाइएगा तो उस वक्त 3 से 4000 घन मीटर था, यानी पानी की उपलब्धता लगातार घट रही है। और जिन गांवों का हम जिक्र कर रहे हैं वहां इसकी स्थिति और बुरी हो चली है। मेरी सरकार ने कार्यक्रम चलाया है 24 घंटे 365 दिन मैं गरीब के घर तक बिजली पहुंचाने का काम करूंगा। ये काम मैंने सर पे लिया है। बिजली बुनियादी जरूरत है, लेकिन 6.5 लाख गांवों में से 80,000 से ज्यादा गांवों में बिजली आज तक नहीं पहुंची है। 1.5 लाख ऐसे गांव हैं जहां औसतन 3 से 5 घंटे ही बिजली आती है। देश के हर चौराहे पर गरीबी खड़ी है। सरकारी आंकड़ों के ही मुताबिक 37 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, यानी जिन्हें दिन में 20 रुपए कमाना भी मुहाल है। हाल कितना बुरा है ये बिहार चुनाव में बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट ने कहीं और साफ कर दिया, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में लिख दिया गया गरीब परिवार को साल में एक बार रंगीन साड़ी धोती देंगे। और इस कड़ी में रोजगार की व्यवस्था होगी क्या? ऐसा कोई विजन किसी सरकार के पास है ही नहीं। आलम यह है कि देश में रजिस्टर्ड बेरोजगारों की तादाद 90 लाख पार कर चुकी है। और इन सब के बीच कोई नेता, कोई मंत्री, कोई सरकार कुछ भी कहे, लेकिन गुस्सा लोगों के भीतर कितना है, जरा बिहार के वोटरों में इस गुस्से की एक झलकी सुन लीजिए। गुस्सा इतना आता है कि कभी कभी बोलते हैं कि नदी में फेंक दें उनको भी। जिस तरह हम लोग फेंका जाते हैं कभी कभी नदी में सर, उसी तरह लगता है उनको भी फेंक दें। गुस्सा हर जुबां पर है, भरोसा टूट रहा है, लेकिन इन सब के बीच चुनाव है और चुनाव के जरिए क्या क्या साधा जा सकता है, इस छोटी सी मिसाल देखिए केजरीवाल से यारी नीतीश कुमार की नजर आ ही गई। भारतीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के द्वारा प्रकाशित हुआ है, उसके आंकड़े हमारे पास। ये आंकड़े बताते हैं कि 1 लाख की आबादी पर अपराध के मामले में बिहार का नंबर 22वां नंबर पर बिहार है। यह है जंगल राज। अब पहला नंबर पर कौन है मालूम है? दिल्ली। दिल्ली में पुलिस, अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी वहां की निर्वाचित श्री अरविंद केजरीवाल सरकार के पास नहीं है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी है। आंकड़ों की फहरिस्त नीतीश बताते हैं, सरकारी आंकड़ों को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन इन सब के बीच देश का हाल अगर हम समझ रहे हैं तो जरा समझने की कोशिश कीजिए बच्चों की पढ़ाई के साथ भी इस देश में कैसे खिलवाड़ होता है। यह इसलिए क्योंकि जर्मन भाषा केंद्रीय विद्यालय के बच्चे फिर पढ़ सकेंगे। 1 बरस पहले नहीं पढ़ सकते थे। इस बीच में ऐसा क्या हो गया और जो हुआ उसका भुक्तभोगी कौन है? जर्मन भाषा को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाना बंद किया गया तो वजह संस्कृत ही थी, यानी जर्मन की किताब के बदले संस्कृत भाषा की किताब आ गई। और अब जर्मन भाषा को दोबारा पढ़ाने पर हरी झंडी दी गई तो सवाल यही निकला कि जर्मनी के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने और बढ़ाने की बात है। तो क्या इस दौर में छात्रों के साथ पढ़ाई को लेकर जो खिलवाड़ किया गया उसे सरकार समझ नहीं पाई, या फिर किसी भी दूसरे देश की भाषा को जानने से अपने ही देश की सभ्यता संस्कृति का भी विस्तार होता है, इसे सरकार समझ नहीं पाती। हो जो भी, लेकिन 1 बरस तक जर्मन भाषा को लेकर जो सियासत हुई, जरा उससे पढ़ने वाले असर को भी समझ लें। केंद्रीय विद्यालय के तकरीबन 70,000 छात्र बीते साल दिसंबर तक तीसरी भाषा के रूप में जर्मन पढ़ रहे थे, लेकिन अचानक सरकार को लगा जर्मन के बजाय छात्रों का हित संस्कृत पढ़ने में है। तो छात्रों को थमा दी गई संस्कृत की किताब और जर्मन पढ़ने वाले 6ठी, 7वीं और 8वीं के बच्चों को अधर में लटका दिया गया। लेकिन जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल भारत आई तो फिर तय हो गया कि केंद्रीय विद्यालय के छात्र जर्मन पढ़ सकते हैं, लेकिन एडिशनल लैंग्वेज के रूप में। Our cooperation in education from engineering to humanities. लेकिन इस दौर में हुआ क्या? दरअसल हुआ यही कि जो छात्र जर्मन पढ़ रहे थे उन्हें संस्कृत पढ़नी पड़ी
और हर किसी को संस्कृत की वो पहली किताब ही थमा दी गई जो छठी में संस्कृत की पढ़ाई के साथ शुरू होती है। यानी छठी, 7वीं, 8वीं के छात्र हर कोई एक ही किताब पढ़ रहा था। 70,000 बच्चे एक साथ प्रभावित हुए और जो छठी में पढ़ा रहा है वही 8वीं में पढ़ाई हो रही है, क्योंकि संस्कृत शब्द महत्वपूर्ण है इन सब के बीच। अब दोबारा जर्मन